हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट आया हुआ था कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर लेक्चर्स बनाने के लिए। तो आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग के लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। एक सीरीज स्टार्ट हो रही है कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर। और भी कुछ रिक्वेस्ट हैं जो पेंडिंग पड़ रही हैं, उनके ऊपर भी लेक्चर्स बनाए जाएंगे, वीडियोस बनाए जाएंगे। फिलहाल हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड लेक्चर्स बना रहे हैं। देखिए, अकाउंटिंग के तीन ब्रांचेस होते हैं: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग 11th-12th में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग ये आफ्टर 12th यानी ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में बेसिक डिफरेंस क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जब ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं तब हम उन्हें रिकॉर्ड करते हैं। जैसे गुड्स जब हम बेच देते हैं तो उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, तो उसका जो रूल्स होता है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रूल को फॉलो करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग जो होता है ये बेसिकली जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो प्रोडक्ट को बनाते हैं, वहां पे इस अकाउंटिंग के रूल्स प्रिंसिपल्स का यूज किया जाता है और वहां पे ये कॉस्ट अकाउंटिंग का काम पड़ता है। बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग में किसी सामान को बनाने में लगने वाला जो कॉस्ट है, लागत या मूल जिसको बोलते हैं, वो कितना होता है, क्या होता है, किस किस चीज को जोड़कर उसका कॉस्ट बनता है, वो हम कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ते हैं। तो चलिए हम हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का सीरीज स्टार्ट करते हैं। चलिए तो हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के पहले कुछ टर्म्स देख लेते हैं। पहला टर्म है कॉस्ट। कॉस्ट किसे कहते हैं? कॉस्ट का मतलब होता है टोटल एक्सपेंडिचर। एक प्रोडक्ट को बनाने में जो टोटल कॉस्ट लगने वाला है, उसको या खर्च लगने वाला है, वो कहलाता है कॉस्ट। अब ये खर्च होता है क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मटेरियल खरीद के ला रहे हैं, मान लीजिए ये पेन हमें प्रोडक्शन करना है, इसको मैन्युफैक्चर करना है, तो इसमें ये जो प्लास्टिक है ये हमें खरीद के लाना पड़ेगा। ये रॉ मटेरियल हुआ, तो ये हम खरीद के लाए, तो ये हमारा एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट हो गया। एक होता है नॉशनल कॉस्ट। नॉशनल कॉस्ट का मतलब हुआ जो मैन्युफैक्चरर है वो जहां पे अपनी फैक्ट्री को सेटअप कर रहे हैं, मान लेते हैं वो फैक्ट्री का जगह उनका अपना है, उनका खरीदा हुआ जगह है, उनको उस जगह को यूज करने का रेंट तो किसी को देना नहीं। तो लेकिन जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग में आते हैं तो उस जगह का भी रेंट आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, और जब जो सामान आप बना रहे हैं उसके लागत में, उसके एक्सपेंस में उसको जोड़कर वो कॉस्ट निकालना पड़ता है। आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे कि ये होता क्या है। तो ये आप समझ लीजिए कि जितने भी खर्च हैं, चाहे वो आपके लग रहे हैं या आपके नहीं भी लग रहे हैं, तो आपको उसको कैलकुलेट करके निकालना पड़ता है। जैसे कि अगर आपका खुद का जमीन है तो उसका भी रेंट आपको कैलकुलेट करना होगा। इसको बोलते हैं नॉशनल कॉस्ट। ठीक है, तो एक्चुअल कॉस्ट हो या नॉशनल कॉस्ट हो, दोनों ही कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट फॉर्म करते हैं, कॉस्ट में इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है कॉस्टिंग। क्या होता है? कॉस्टिंग एक टेक्निक है। जब आप किसी चीज के कॉस्ट को निकालते हैं तो अलग अलग टाइप के टेक्निक्स यूज की जाती है। जैसे एक होता है प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग वहां पे ये टेक्निक लगती है जहां पे एक प्रोडक्ट कई सारे प्रोसेस से निकलता है। जैसे एग्जांपल क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल जो होता है उससे कई तरह के ऑयल्स निकलते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, ग्लिसरीन, ये हमारा मोबिल, ये अलग अलग प्रोसेस पे ये प्रोडक्ट निकलता है, और जितना उस पर खर्च लगा है वो उसका कॉस्ट बच जाता है। तो वहां पे प्रोसेस कॉस्टिंग के प्रिंसिपल को लगाया जाता है। तो अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए अलग अलग कॉस्टिंग के टेक्निक होते हैं, तो इसे हम कॉस्टिंग बोलते हैं। ये टेक्निक हो गया। और नेक्स्ट टर्म है कॉस्ट अकाउंटिंग। ये मेथड है टोटल कॉस्ट निकालने का, या पर यूनिट कॉस्ट किसी प्रोडक्ट का, किसी सर्विस का निकालने का। ये जो
मेथड ऑफ अकाउंटिंग है, इसको कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे अलग अलग कॉस्टिंग के मेथड्स को। बेसिकली कॉस्टिंग के दो मेथड्स होते हैं, स्पेसिफिक ऑर्डर और कंटिन्यूअस ऑपरेशन कॉस्टिंग। ये दो मेथड हैं कॉस्टिंग के। स्पेसिफिक ऑर्डर का मतलब हो गया कि जब आपको कोई ऑर्डर मिला हुआ है, जब कोई पर्टिकुलर ऑर्डर मिला हुआ, उसका जब कॉस्टिंग निकालते हैं, उस ऑर्डर का कॉस्टिंग निकालते हैं, उसके लिए हमारे पास 4 मेथड्स हैं कॉस्टिंग के। पहला मेथड है जॉब कॉस्टिंग। किसी एक काम को करने का जब कॉस्टिंग निकालते हैं, जैसे मान लीजिए एक गाड़ी आपको बनानी है, तो एक गाड़ी को बनाने में अलग अलग टाइप के काम होते हैं। जैसे कुछ लोग हैं जो टायर्स को फिट करेंगे, और टायर्स आप हो सकता है आप दूसरी कंपनी से खरीद रहे हैं। जैसे मान लीजिए टाटा की कंपनी है, टाटा कंपनी जो गाड़ी बनाती है वो टायर एमआरएफ कंपनी से खरीदती है। तो एमआरएफ कंपनी से टायर आया और वो टायर जो फिट होंगे, तो ये एक पार्ट हो गया उस पूरी गाड़ी का। तो इस तरह से अलग अलग सीट कवर हो गए, ग्लास हो गए, और भी इंजिन्स हो गए। इस तरह से अगर वो असेंबल करते हैं और लगाते हैं, तो ये एक पार्ट जो हुआ, इसको जॉब का नाम दिया जाता है। तो इसमें लगने वाली टेक्निक होती है जॉब कॉस्टिंग। इसके अपने रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स हैं, वो फॉलो किए जाते हैं। फिर आता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जिसको कि कंस्ट्रक्शन वर्क जहां पे होता है वहां पे इसके टेक्निक को यूज किया जाता है। फिर आता बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग का मतलब हो गया कि जब एक पर्टिकुलर ग्रुप कुछ को बनाया जाता है, तो उसको बोलते हैं बैच कॉस्टिंग। जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी में जब दवाई बनती हैं, मेडिसिन बनती हैं, तो वो एक बॉक्स का कॉस्ट निकालते हैं, तो वो हुआ बैच कॉस्टिंग। एक बार में कितना दवाई बनेगा, तो वो होता है बैच कॉस्टिंग। वहां पे बैच कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं। फिर हो गया टारगेट कॉस्टिंग। ये जैसे कॉन्ट्रैक्टर है, उसको कोई कंपनी कितना कमीशन देगी, मैक्सिमम कितना कमीशन अलाउ करेगी, तो वहां पे वो कॉस्टिंग जब निकालती है तो वो आता है टारगेट कॉस्टिंग। ये पर्टिकुलर ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है। अब होता है नेक्स्ट टेक्निक है कंटिन्यूअस ऑपरेशन कॉस्टिंग। जहां पे काम चलता जा रहा है रेगुलर बेसिस पे, वहां पे हमारे पास 5 टेक्निक है। जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग, अभी हमने बताया था कि क्रूड ऑयल, इसमें जो कॉस्टिंग का यूज किया जाता है वो होता है प्रोसेस कॉस्टिंग। फिर है सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग। जितना आउटपुट निकल रहा है, जितना एक्सट्रैक्शन हो रहा है, उसका कॉस्ट कितना होगा, ये यूज आता है माइनिंग के केसेस में। कोल माइंस, वहां पे जितना कोयला निकलेगा उस पे लगने वाला खर्च कितना होगा, तो ये आउटपुट के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर आता है ऑपरेशन कॉस्टिंग। ये यूज किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन में। जब जैसे रोड ये आपका गुड्स ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, तो बसेस, एक बस जब पब्लिक को लेके जाती है, तो वो टिकट का प्राइस कैसे आप सेट करेंगे, तो वो डिपेंड करेगा कितने किलोमीटर जाएगा, क्या उसमें अलग अलग उसका जो टेक्निक है, वहां पे हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जो यूज करते हैं। फिर आता है डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो मॉल्स होते हैं, वहां पे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सबके लिए कॉमन है। जैसे मेन गेट पे जो गार्ड होता है, वो उसके अंदर के जितने भी शॉप्स हैं सबके लिए वो एक कॉमन गार्ड हो गया। तो और सेंट्रलाइज एसी और भी बहुत कॉमन एरियाज, तो इसका कॉस्ट कैसे निकाला जाए, ये डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग का पार्ट बनता है। नेक्स्ट है कंपोजिट और मल्टीपल कॉस्टिंग। इसमें रेडियो, टेलीविजन जो बनते हैं, इसमें कैसे कॉस्ट निकाला जाएगा, तो यहाँ पे कंपोजिट या मल्टीपल कॉस्टिंग के टेक्निक्स को लगाते हैं। तो बेसिकली हमारे पास इतने तरह के टेक्निक्स हैं जो अलग अलग इंडस्ट्रीज में वेरी कर जाते हैं। जिस टाइप की इंडस्ट्री है, उस टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग को हम अप्लाई करते हैं। अब हम लोग इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे बेसिकली कॉस्ट होता क्या है, कितने टाइप्स का कॉस्ट होता है, पहले उसको डिस्कस करेंगे और फिर आने वाले लेक्चर्स में कुछ टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग को डिस्कस करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट के बेसिकली 3 एलिमेंट हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस।
ये तीनों मिलकर हमारे प्रोडक्ट का टोटल कॉस्ट बनता है। अब ये तीनों ही दो दो टाइप के होते हैं, मटेरियल डायरेक्ट इनडायरेक्ट, लेबर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और एक्सपेंस भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या हुआ। डायरेक्ट मटेरियल का मतलब होता है जिस भी प्रोडक्ट को आप बना रहे हैं उसको बनाने में लगने वाला मटेरियल, वो उसका डायरेक्ट मटेरियल होता है। डायरेक्ट लेबर वो लेबर है जो कि प्रोडक्शन में, यानी उस फैक्ट्री में प्रोडक्शन में काम कर रहा है, उस प्रोडक्ट को तैयार करने में लगा हुआ है, वो डायरेक्ट लेबर होता है। और डायरेक्ट एक्सपेंस भी वो सारा खर्चा जो कि उस मटेरियल्स के प्रोडक्शन से रिलेटेड है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। आगे के क्लासेस में हम देखेंगे कि ये क्या होते हैं। फिर हमारे आते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जैसे फैक्ट्री एक्सपेंस, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। तो डायरेक्ट एक्सपेंस में जब आप सामान मंगा रहे हैं, रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं, उस पर लगने वाला जो खर्चा होगा वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, और सामान पहुंचने के बाद का जो खर्चा हो गया वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। तो बेसिकली हमारे एलिमेंट्स कॉस्ट के 6 एलिमेंट हो जाते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब इन्हीं का फर्दर क्लासिफिकेशन हम देखते हैं कि कैसे होता है। अब हम लोग किसी भी प्रोडक्ट का अगर हमें सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करना है, आप एक मैन्युफैक्चरर हैं और आपको ये जानना है कि आपको अपने प्रोडक्ट को कितने रुपए में बेचना है, तो उसका कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना है, चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको निकालना पड़ता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का मतलब होता है कि डायरेक्ट नेचर के जितने भी आपके एक्सपेंस हैं, मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा और एक्सपेंसेस, ये तीनों को जब आप जोड़ते हैं तो इसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में जब आप फैक्ट्री में लगने वाले खर्चे को, ओवरहेड्स को जब आप जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है फैक्ट्री कॉस्ट। और अब यहाँ पे ओवरहेड्स आता है, तो ओवरहेड्स का मतलब क्या होता है? ओवरहेड्स का मतलब होता है जितने भी इनडायरेक्ट नेचर के मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस हैं, इन सब को जब आप जोड़ते हैं तो इसी को ओवरहेड्स बोलते हैं। ओवरहेड्स हर लेवल पे लगता है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस सिर्फ वन टाइम लगता है, प्रोडक्शन के टाइम में। उसके बाद जो भी खर्च होता है, चाहे मटेरियल का खर्च हो, लेबर हो या एक्सपेंस हो, वो सब इनडायरेक्ट नेचर के होते हैं। प्रोडक्शन के बाद भी मटेरियल लगता है। जैसे जब अगर हम एक कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल लें, तो कोल्ड ड्रिंक जब उसको पैक किया जाता है तो जो बॉटल होते हैं वो उसका डायरेक्ट मटेरियल है, और कोल्ड ड्रिंक भी डायरेक्ट मटेरियल में आता है। लेकिन उसके बाद फर्दर जब कोल्ड ड्रिंक को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो जो कैरेट्स यूज किए जाते हैं वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। कोल्ड ड्रिंक को बनाने के लिए फैक्ट्री में लगने वाला लेबर जो मशीन चला रहा है वो डायरेक्ट लेबर है, और उसके बाद का जो लेबर है, हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग में लेबर में हर तरह के वर्क फोर्स को इंक्लूड करते हैं। जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो सारे लेबर्स ही कहलाते हैं। तो ऐसा भी होता है कि ऑफिस में, उस कोल्ड ड्रिंक की कंपनी के ऑफिस में भी एम्प्लॉइज हैं, तो वो इनडायरेक्ट लेबर की कैटेगरी में आते हैं। उसी तरह खर्चा भी, जो कोल्ड ड्रिंक के रॉ मटेरियल को एक्वायर करने में लगने वाला खर्चा, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। उसके बाद का जो भी खर्च लगता है वो सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाता है। तो यहाँ पे जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जब उनको हम टोटल करते हैं तो उसको हम ओवरहेड्स बोलते हैं। तो प्राइम कॉस्ट में लगने वाला खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ। इसके बाद जो भी खर्च लग रहा है फैक्ट्री लेवल तक, वो कहलाता है फैक्ट्री ओवरहेड्स, यानी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो कि फैक्ट्री में लग रहा है वो फैक्ट्री ओवरहेड्स हुआ। और साथ में पहले जो प्राइम कॉस्ट लगा, जब आप इस दोनों को जोड़ देते हैं तो ये अभी तक का खर्च, फैक्ट्री तक का खर्च हुआ, यानी इसको हम बोलेंगे फैक्ट्री कॉस्ट। तो फैक्ट्री कॉस्ट में प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री के ओवरहेड्स इंक्लूड हो गए। इसके बाद जो खर्च लगता है
वो बनता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी फैक्ट्री में लगा खर्चा और साथ ही साथ जो ऑफिस का खर्च है, एडमिनिस्ट्रेशन खर्च है, वहां पे भी इनडायरेक्ट नेचर के जो खर्च लग रहे हैं उनको जब हम जोड़ देते हैं तो वो आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद कंपनी ने अगर सेल करने के लिए कुछ खर्च किए हैं, जैसे कि सेल्समैन का कमीशन या सेल्समैन का सैलरी, वो आ गया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेल्स के टाइम में कंपनी अगर कोई बोनस दे रही है, सैंपल बांट रही है, वो सब हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में आ जाता है। तो अभी तक का जो खर्च लगा है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में है, उसमें जब हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को जोड़ देते हैं तो यहां तक का खर्चा बनता है कॉस्ट ऑफ सेल्स या टोटल कॉस्ट। ये यहां तक कंपनी ने टोटल खर्च कर दिया है। अब उसके ऊपर कंपनी, अब इसके आगे कोई खर्च नहीं होना, तो ये बन गया टोटल कॉस्ट। अब कंपनी को अगर डिटरमाइन करना है उसका सेलिंग प्राइस, तो कंपनी अपना जो भी प्रॉफिट रखना चाहती है जब वो उस कॉस्ट में जोड़ देती है तो फाइनल जो प्राइस आता है वो उस प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस होता है। तो ये हमारा इक्वेशन फॉर्म में आता है। पर कॉस्ट अकाउंटिंग में इसी को हम एक शीट में दिखाते हैं जिसको कॉस्ट शीट बोलते हैं, और कॉस्ट शीट का क्या फॉर्मेट होता है अभी हम उसको भी देख लेंगे। ये है कॉस्ट शीट। सबसे पहले जितने भी डायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस हैं, मटेरियल से रिलेटेड, लेबर से और एक्सपेंस से, जब आप इसको जोड़ देते हैं तो ये हमारा आ गया प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में जब हम फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड कर देते हैं तो यहां तक का खर्चा ये हो गया फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस में लगे सारे एक्सपेंसेस को जब हम जोड़ देते हैं तो ये होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहां पे हमारा कॉस्ट आ गया अप टू प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड जितना खर्चा था यहां तक आ गया। अब ये उस गुड्स को बेचने के लिए जो भी खर्च होगा, कोई कमीशन है, बोनस दे रहे हैं, किसी भी तरह का ये एक्सपेंस कर रहे हैं सेल करने के लिए, तो वो कहलाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। जब आप उसको जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा हमारा टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स, और इसमें प्रॉफिट जोड़ के सेलिंग प्राइस लगेगा। ये हमने इसके पहले इक्वेशन फॉर्म में देखा था, पर हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग में इस तरह से इसको प्रेजेंट किया जाता है, ये कॉस्ट शीट बनती है। और यहां पे जो आता है ये सेलिंग प्राइस हुआ। अब ये पर यूनिट भी आता है, यहां पे हम इसको पर यूनिट के फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो ये जो आएगा ये पर यूनिट का आ जाएगा, और ये टोटल कॉस्ट आता है। अगर आप 100 पीस का कॉस्ट लेके चल रहे हैं तो ये 100 पीस का टोटल कॉस्ट आ गया। अगर आपको 1 पीस का कॉस्ट जानना है तो आप इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, ये पर यूनिट या पर पीस का कॉस्ट आ जाएगा। तो कॉस्ट शीट ये जो बनाई जाती है ये इस फॉर्मेट में कॉस्ट शीट बनती है। आई होप यहां तक आपका क्लियर है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट कौन कौन से होते हैं। तो अगर हम एलिमेंट के पॉइंट से देखें, वैसे कॉस्ट को 7 पार्ट में डिवाइड किया गया है, on the basis of element, on the basis of function, on the basis of nature, controllability, normality, on the basis of decision making and other cost। तो अगर हम एलिमेंट के हिसाब से देखें तो एक होता है डायरेक्ट कॉस्ट और एक इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट हुआ जो कि आप उस प्रोडक्ट से के ऊपर आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये खर्चा इस प्रोडक्ट से रिलेटेड है। जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल लिया था डिपार्टमेंटल स्टोर्स का या मॉल्स का। तो मॉल में जो गेट कीपर या वॉचमैन जो बैठा रहता है मॉल के बाहर में, उसकी सैलरी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। आप बता नहीं सकते वो किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि वो सबके लिए है। तो इस तरह का कॉस्ट हो गया इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो ये आगे हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। उसी तरह से अगर हम फैक्ट्री में बात करें, अगर एक फैक्ट्री में कई सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं तो उस फैक्ट्री में कोई एक मैनेजर है तो उस मैनेजर की सैलरी इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गई, क्योंकि वो मैनेजर हर प्रोडक्ट को सुपरवाइज कर रहा है। ठीक है, फिर आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, जो इसको हमने अभी कॉस्ट शीट में देखा था। प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन तक का करने का जो खर्चा था, फैक्ट्री तक का खर्चा, वो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट था, यानी प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ऑफिस का
तक का जो खर्चा हुआ उस प्रोडक्ट पे वो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट था। सेलिंग से रिलेटेड और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो कॉस्ट होते हैं वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आ गए। ये ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर हमारे पास तीन कॉस्ट होते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट वैसा खर्चा है जो कि हमारे एक लेवल तक फिक्स होता है, जैसे रेंट ऑफ द फैक्ट्री या रेंट ऑफ द गोडाउन, ये हमारा फिक्स कॉस्ट है। अगर आप उस गोडाउन का कैपेसिटी 1 लाख पीस है, उसके बाद अगर आप उसमें स्टोरेज करते हैं तो आपको नया गोडाउन लेना पड़ेगा, पर 1 लाख तक का आपका फिक्स कॉस्ट है। आप उसमें कुछ स्टोर कीजिए या ना कीजिए वो आपको लगेगा। वेरिएबल कॉस्ट ये वैरी करता है विद प्रोडक्शन। अगर आप 1 पीस बनाएंगे तो 1 पीस का रॉ मटेरियल लगेगा, अगर आप 2 पीस बनाएंगे तो 2 पीस रॉ मटेरियल लगेगा, तो ये रॉ मटेरियल का खर्चा हमारा वेरिएबल कॉस्ट है, ये वैरी करता है विद प्रोडक्शन। सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स हुआ, एक लेवल तक वो फिक्स रहेगा, फिर वो चेंज करेगा, फिर वो कुछ दूर तक फिक्स होगा, फिर वो चेंज करेगा, तो ये हो गया हमारा सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स। फिर आता है कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल मतलब वैसा खर्चा जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, और अनकंट्रोलेबल मतलब वो आपके कंट्रोल से बाहर है। जैसे जब आप कॉस्ट गेहूं से मान लीजिए अगर आपको आटा बनाना है तो गेहूं में 1 किलो गेहूं से 1 किलो आटा का प्रोडक्शन नहीं होता है, आटा कुछ कम आउटपुट मिलता है, तो वो जो खर्चा है उसको आप बोल सकते हैं एबनॉर्मल कॉस्ट, सॉरी उसको आप बोल सकते हैं अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। और कंट्रोलेबल मतलब जहां तक आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, खर्च को रोक सकते हैं। फिर नॉर्मल और एबनॉर्मल, इसी तरह से डिसीजन को लेकर शट डाउन कॉस्ट, अगर आप फैक्ट्री को बंद भी कर देंगे तो वो जो फैक्ट्री का रेंट लगेगा तो वो आपका शट डाउन कॉस्ट है, उतना खर्चा आपको लगेगा ही लगेगा। उसी तरह सम कॉस्ट है, सम कॉस्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट, पास्ट में किया गया खर्चा। आपने कोई मशीन इंस्टॉल कर दी, उसमें जो खर्च लग गया है, अब आप प्रोडक्शन ना भी करें तो वो खर्च आपको रियलाइज नहीं हो सकता है, तो उसको बोलते हैं सम कॉस्ट। इसी तरह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंप्यूटेड कॉस्ट, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ये आगे आने वाले क्लासेस में हम इसको एक एक करके देखेंगे। फिर है रिसर्च कॉस्ट, डेवलपमेंट कॉस्ट, जैसे आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं या जहां पे टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, जैसे स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनीज, वो नए नए चीजों के ऊपर रिसर्च करती है, तो उनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कॉस्ट लगता है, तो वो कॉस्ट हो गया रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। प्री प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन से पहले अगर आप मार्केट में एनालिसिस करते हैं तो ये प्री प्रोडक्शन कॉस्ट हो गया। कन्वर्जन कॉस्ट, पॉलिसी कॉस्ट, आइडल फैसिलिटीज कॉस्ट, तो ये अलग अलग टाइप के कुछ कॉस्ट होते हैं जो कि कंपनीज को इनकर करना पड़ता है। ओके, तो अब हम, ये हमारा आज का फर्स्ट क्लास था कॉस्टिंग का। नेक्स्ट क्लास में मटेरियल कॉस्ट से हमारे क्लासेस कंटिन्यू होंगे। आपको इससे रिलेटेड अगर कुछ भी फीडबैक या कुछ क्वेरीज हैं तो आप जरूर से हमें बताइएगा, ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो को बनाने में हमें थोड़ा इजी रहेगा और आपके डाउट्स को हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।